नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ट्रैप यानी एक ऐसे जाल की बात करने वाले हैं जिसमें इंसान अक्सर अपनी मर्जी से ही फंसता है। और सच कहूं तो जब तक उसे इस जाल का एहसास होता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हम बात कर रहे हैं हमारे अपने अहंकार की, हमारे ईगो की। आज हम देखेंगे कि कैसे ये अनियंत्रित अहंकार और किसी को भी नीचा दिखाने की हमारी जो ये जिद है, वो कैसे भयानक परिणामों को जन्म दे सकती है। अब यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। क्या इस मॉडर्न दुनिया में किसी को पूरी तरह से हराने की इच्छा या सिर्फ एक छोटी सी जीत के लिए किसी को सरेआम नीचा दिखाना वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक जाल है? आज हम दो बेहद अलग लेकिन चौंकाने वाली कहानियों के जरिए इसी सवाल की गहराई में जाएंगे। ये कहानियां हमारे आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जो हमें याद दिलाती हैं कि हमारे हर एक्शन की एक कीमत होती है, जिसे चुकाना ही पड़ता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी पहली केस स्टडी की तरफ चलते हैं। बदला और भयानक काला जादू, नफरत का एक बेहद खौफनाक रास्ता। इमेजिन कीजिए एक टिपिकल कॉलेज का माहौल। यहाँ हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं और दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है रोहित, बहुत अमीर परिवार से है, महंगी बाइक्स, ब्रांडेड कपड़े और बेशुमार पैसा, और यही पैसा उसे लापरवाह और बेहद अहंकारी बना चुका है। दूसरी तरफ है जतिन, जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर है, इतना कि कई बार उसके पास चाय तक के पैसे नहीं होते। अब एक दिन क्या होता है कि पार्किंग में दोनों के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है। रोहित अपने ईगो में आकर सबके सामने जतिन की गरीबी का मजाक उड़ा देता है, यहां तक कि उसे भिखारी कह डालता है। ये पब्लिक बेइज्जती जतिन के अंदर एक भयानक नफरत का बीज बो देती है। अब देखिए, बात अगर सिर्फ उस पार्किंग तक रहती तो शायद कुछ दिनों में खत्म हो जाती। लेकिन आज के डिजिटल युग में बेइज्जती बहुत तेजी से वायरल होती है। किसी ने उस झगड़े का वीडियो बना लिया और उसे सीधे फेसबुक पर डाल दिया। जो बात सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थी, अब पूरा कॉलेज उसे देख रहा था। इस वायरल वीडियो ने जतिन के अंदर के गुस्से को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां उसे सही और गलत के बीच का फर्क ही दिखना बंद हो गया। और इसी हताशा के बीच जतिन को एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, जो काले जादू से बदला लेने का दावा कर रहा था। शुरुआत में ये कोई मामूली स्कैम लग सकता था, लेकिन अंधे गुस्से में जतिन रोहित की फोटो भेज देता है और यहीं से काले जादू के 3 खौफनाक चरण शुरू होते हैं, जो बिल्कुल भी मजाक नहीं थे। पहले चरण में रोहित को मानसिक रूप से इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद अपने बाल नोचने लगता है। दूसरे चरण में जतिन को खुद एक नारियल और दीपक चौराहे पे रखना होता है। जाल अब धीरे धीरे कस रहा था। चौराहे पर उस दीपक को रखते समय जतिन को एक मंत्र 3 बार दोहराना था। जैसा दर्द तूने दिया है वैसा दर्द अब तू भुगत। और इसके साथ एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई थी, अगर इसके बाद पीछे हटे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन सच बताऊं, जतिन का अपनी नफरत के प्रति डेडिकेशन इतना ज्यादा था कि उसने उस चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने बिना सोचे समझे उस अंधेरे से हाथ मिला लिया। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे अगले हिस्से की नफरत की बहुत भारी कीमत, क्योंकि अहंकार का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। अक्सर कहा जाता है कि जब कोई नफरत का गड्ढा खोदता है तो उसे एहसास नहीं होता कि वो खुद भी उसमें गिर सकता है। रोहित के साथ क्या हुआ, जरा वो देखिए। पहली रात रोहित को महसूस होता है कि कोई बहुत ही काला साया उसका पीछा कर रहा है। दूसरी रात तक आते आते ये डर हकीकत बन जाता है। उसे आईने में वो साया नजर आने लगता है जिसकी पुतलियां गायब थीं। और आखिरी रात वो साया रोहित के नौकर बिरजू की भारी आवाज में उसे बुलाकर सीधे छत पर ले जाता है। ये कोई साधारण वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसा खौफ था जिसने रोहित को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। जब जतिन को रोहित की इस खौफनाक हालत का पता चलता है तो पहली बार उसके अंदर पछतावा जागता है। वो इस काले जादू को रोकना चाहता है, लेकिन सौदा तो हो चुका था ना। वो काला साया अचानक जतिन के ही कमरे में प्रकट होता है, उसकी गर्दन दबोचता है और एक रूह कंपा देने वाली चेतावनी देता है। कहा था ना, पीछे मत हटना। अब या तो वो या फिर तू। आत्माओं के इस खेल में कोई कैंसिल बटन नहीं होता। तो आखिर में अहंकार और बदले का ये खेल कैसे खत्म हुआ? रोहित उस खौफनाक साई से बचने के लिए छत से कूद जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन श्राप यही नहीं रुका, क्योंकि जतिन ने उस सौदे से पीछे हटने की कोशिश की थी। कुछ समय बाद वही काला साया रोहित का रूप लेकर जतिन के पास आता है और अंततः जतिन की भी जान ले लेता है। दोनों ही अपने अहंकार और नफरत के इस जाल में फंसकर खत्म हो गए।
खैर, इस डरावनी कहानी से बाहर निकलते हैं और माहौल को थोड़ा बदलते हैं। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी, लालच और कॉर्पोरेट का घमंड। ये कहानी पहली वाली से एकदम अलग है। ये एक बहुत ही मज़ेदार और व्यंग्यात्मक कहानी है, जो दिखाती है कि कॉर्पोरेट दुनिया का घमंड कैसे खुद के ही गले की हड्डी बन जाता है। यहाँ हमारे पास हैं केशव, एक टिपिकल मल्टीनेशनल कंपनी के मैनेजर। उन्हें लगता है कि उनकी चालाकी और भारी भरकम अंग्रेजी के आगे सब बेवकूफ़ हैं। और दूसरी तरफ हैं ऋषि, एक गांव के सीधे साधे हंसमुख इंसान जो हाईवे के किनारे सिर्फ 10 रुपए में छोले भटूरे बेचते हैं। अब ऋषि का ये काम कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि उनकी साफ नीयत है कि वहां से गुजरने वाला कोई भी मजदूर भूखा ना सोए। लेकिन केशव बाबू जब उस 10 रुपए के बोर्ड को देखते हैं तो उनका घमंड जाग उठता है। उन्हें लगता है कि यार, इन गांव वालों को तो बिजनेस करना ही नहीं आता। वो अपना कॉर्पोरेट दिमाग लगाते हैं और ऑर्डर देते वक्त कस्टमाइजेशन की पूरी झड़ी लगा देते हैं। भैया, भटूरा बड़ा होना चाहिए, एकदम शुद्ध देसी घी में तला हुआ, छोले में खूब सारा पनीर डालना और हाँ, ऊपर से मक्खन मार के। केशव को लग रहा था कि वो सिर्फ 10 रुपए में किसी 5 स्टार होटल की दावत उड़ा रहे हैं, जिसे वो बड़े ही गर्व से अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह रहे थे। अब देखते हैं इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, चालाकी पर ईमानदारी की जीत और कॉर्पोरेट घमंड का करारा जवाब। खाना खाने के बाद केशव पास बैठे एक किसान के सामने अपनी मैनेजमेंट स्किल्स की शेखी बघार रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने ढाबे वाले को डरा दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गांव की इस सादगी के पीछे एक बहुत ही पक्का हिसाब किताब चल रहा है। जब केशव टशन में आकर 10 रुपए का सिक्का उछालकर जाने लगते हैं तो ऋषि की पत्नी पूजा उन्हें एक बिल थमाती है और बिल देखकर केशव के सच में होश उड़ जाते हैं। कुल 450 रुपए। जी हाँ, सादा छोले 10 रुपए के जरूर थे, लेकिन जो कस्टमाइजेशन केशव ने मांगे थे ना, स्पेशल घी भटूरा 150 रुपए, एक्स्ट्रा पनीर 200 रुपए और मक्खन 90 रुपए। केशव की सारी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट 1 सेकंड में धरी की धरी रह गई। केशव गुस्से में चिल्लाते हैं कि बोर्ड पर तो 10 रुपए लिखा था। तब ऋषि बहुत ही शांति से उन्हें एक करारा जवाब देते हैं। वो याद दिलाते हैं कि बोर्ड के बिल्कुल नीचे एक बहुत ही छोटा सा स्टार बना हुआ था, जिसका मतलब होता है शर्तें लागू। सोचिए, जो मैनेजर दुनिया भर के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ता है, वो अपने घमंड में एक ठेले का वो सबसे जरूरी नियम देखना भूल गया। केशव ने चालाकी आजमानी चाही तो ऋषि और पूजा ने भी अपने बिजनेस के नियम लागू कर दिए। इस एक झटके ने केशव का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक ऐसे इंसान का मजाक उड़ाने की कोशिश की जो असल में मजदूरों का पेट भरने के लिए ईमानदारी से काम कर रहा था। केशव शर्मिंदा होते हैं, चुपचाप माफी मांगते हैं और 450 रुपए चुकाकर वहां से निकल लेते हैं। ये एक बहुत ही कड़ा सबक था कि शहर की चालाकी गांव की ईमानदारी के सामने कहीं नहीं टिकते। तो इन सब से हम सीखते क्या हैं? आइए नजर डालते हैं जीवन के लिए कुछ बहुत ही जरूरी सबकों पर। इन दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियों को देखने के बाद हम एक बहुत ही गहरे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। चाहे वो काले जादू की डरावनी कहानी हो या छोले भटूरे वाले के ठेले का मजेदार किस्सा, दोनों के सेंटर में सिर्फ एक ही चीज है, अहंकार। कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, बदला हमेशा उसे ही नष्ट कर देता है जो उसे तलाश रहा होता है, जैसा जतिन के साथ हुआ। दूसरा, हमारा घमंड हमें जरूरी चीजों को देखने से रोक देता है। केशव वो शर्तें लागू वाला स्टार नहीं देख पाए। तीसरा, चालाकी कभी भी ईमानदारी का मुकाबला नहीं कर सकती। और सबसे जरूरी बात, हमारे हर काम के कुछ ऐसे परिणाम होते हैं जिनसे हम चाहकर भी बच नहीं सकते। अंत में सोचने वाली बात बस इतनी है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्या कोई छोटी सी जीत या थोड़े से फायदे के लिए दूसरों का अपमान करना वाकई सही है? क्या ईगो हमारे फैसलों को चला रहा है? आज के इस विश्लेषण से ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अहंकार का ये जाल बहुत ही सूक्ष्म और खतरनाक है। अगली बार जब भी मन में किसी को नीचा दिखाने का विचार आए ना, तो बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, कहीं हम खुद ही तो किसी जाल में नहीं फंस रहे। चलिए, इसी विचार के साथ आज का विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।